क्या हो अगर हमारी हर एक धड़कन, रोंगटे खड़े होने का हर एक पल या अचानक से आंखों में आने वाले आंसू किसी ने एक स्प्रेडशीट पर बैठकर पहले से ही बहुत बारीकी से डिजाइन किए हों? मतलब ये सोचना ही काफी डरावना है। हाँ, बिल्कुल। हम रोज इंटरनेट पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, है ना? कोई मोटिवेशनल वीडियो सामने आता है, बैकग्राउंड में कोई धुन बजती है और अचानक हमें लगता है कि बस अब हम दुनिया बदल सकते हैं। सही कहा। और हमें लगता है कि हमारी अपनी हमारी स्वाभाविक भावनाएं हैं। एग्जैक्टली लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो इस अटेंशन इकोनॉमी का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारे पास आज सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक वायरल वीडियो बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो महज 15 सेकंड के अंदर इंसान को रुलाने और फिर उसमें जोश भरने की तकनीकी गारंटी देता है। हाँ, तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस इमोशनल मैनिपुलेशन के हर एक पुर्जे को खोल कर देखें। बिल्कुल। इस ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये भावनाओं को प्राकृतिक रूप से बहने नहीं देता, बल्कि उनकी कह सकते हैं इंजीनियरिंग करता है। इंजीनियरिंग? हाँ, डिजिटल दुनिया में इसे हम एक कॉग्निटिव हैक कह सकते हैं। स्क्रीन के इस पार बैठे दर्शक को लगता है कि वो एक कहानी सुन रहा है, लेकिन स्क्रीन के उस पार बैठा क्रिएटर दरअसल दर्शक के दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स के साथ खेल रहा होता है। बाप रे! तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से पर आते हैं। शुरुआत में एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे नालायक कहा जाता था, लेकिन कहानी के शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके साथ जुड़े एडिटर के लिए तकनीकी निर्देश। जैसे कि कब आवाज भारी करनी है, कब खामोश रहना है। हाँ, शुरुआत में ही क्रिएटर को पहला सख्त निर्देश दिया गया है। उसमें लिखा है, शुरुआत के 2 सेकंड में जोरदार हुक बोलो और आवाज भारी रखो। और जो लाइन बोली जानी है वो है, एक लड़का था जिसे सब नालायक कहते थे। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि किसी कहानी की शुरुआत इतनी आक्रामक क्यों होनी चाहिए? मतलब कोई ये भी तो कह सकता था कि एक लड़का था जो बहुत संघर्ष कर रहा था, या फिर ये कि उसके पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल। तो ये नालायक शब्द ही क्यों चुना गया? देखिए, नालायक कोई आम विशेषण नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में ये सीधे हमारी पहचान और हमारे वजूद पर एक हमला है। अच्छा। हाँ, गरीबी या संघर्ष एक बाहरी परिस्थिति है जिससे कोई भी इंसान लड़ सकता है, लेकिन नालायक होना वो एक ठप्पा है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो पुराने समय में इंसानों के कबीले हुआ करते थे। हाँ, ट्राइब्स होती थी। बिल्कुल। तो अगर किसी व्यक्ति को कबीले के काम का नहीं माना जाता था, यानी उसे नालायक करार दिया जाता था, तो उसे कबीले से बाहर निकाल दिया जाता था। और उस दौर में अकेले होने का सीधा मतलब था मौत। एकदम सही। इसका मतलब ये शब्द हमारे दिमाग के उस सबसे पुराने हिस्से को ट्रिगर करता है जिसे सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की चिंता होती है। अरे वाह! जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, हमारा दिमाग किसी खतरे का सिग्नल देने लगता है। इसे ऐसे ही समझें, और स्रोत में जो ये निर्देश है ना कि आवाज भारी रखो, वो इस खतरे के सिग्नल को कई गुना बढ़ा देता है। कैसे? एक भारी आवाज यानी बैरिटोन वॉइस इंसानी दिमाग में हमेशा से अथॉरिटी, गंभीरता या किसी बड़ी चेतावनी का प्रतीक रही है। जब कोई बहुत भारी और ठहरी हुई आवाज में नालायक बोलता है तो वो किसी दोस्त की टिप्पणी नहीं लगती। तो वो क्या लगती है? वह एक जज के फैसले जैसी लगती है। वीडियो के पहले 2 सेकंड में ही क्रिएटर ने दर्शक को एक सर्वाइवल मोड में धकेल दिया है। ये तो किसी सस्पेंस फिल्म से भी तेज शुरुआत हुई। बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद कहानी का जो अगला हिस्सा आता है वो मुझे थोड़ा भ्रमित करता है। कहानी कहती है, घर वाले बोलते कुछ नहीं कर पाएगा, दोस्त भी मजाक उड़ाते थे। और यहाँ वीडियो एडिटर के लिए एक बहुत ही खास निर्देश ब्रैकेट में लिखा है। उसमें लिखा है, बीच में थोड़ा साइलेंस डालो इमोशन के लिए और 2 सेकंड रुकाओ। हाँ, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। अब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 15 सेकंड की रील में अगर पलक झपकने भर की भी देरी हो जाए तो लोग स्वाइप कर देते हैं। मुझे ये सन्नाटा एक गुलेल की तरह लगता है। गुलेल? ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब जैसे हम रबर बैंड को जितना पीछे खींचते हैं, यानी वीडियो में जितना गहरा मौन रखते हैं, कहानी का अगला हिस्सा उतनी ही तेज गति से जाकर दर्शक को हिट करता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। लेकिन आज की अटेंशन इकोनॉमी में जहां हर किसी को बस जल्दी जल्दी कंटेंट चाहिए, वहां 2 सेकंड का पूरा सन्नाटा, क्या ये खामोशी वीडियो को धीमा नहीं कर देगी? क्या दर्शक बोर होकर आगे नहीं बढ़ जाएगा? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर क्रिएटर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दाव खेल रहा है। आज के समय में हर स्क्रीन पर शोर है ना? हाँ, लगातार कुछ न कुछ बजता रहता है। निर्माता इस बात को जानते हैं,
इसलिए वे ज़ीगार्निक इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ज़ीगार्निक इफेक्ट, ये क्या होता है? वो एक बहुत भारी टेंशन या तनाव होता है। मतलब वो सन्नाटा उस फ्लो को तोड़कर दर्शक के दिमाग को एक झटका दे रहा है। एग्जैक्टली और स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ब्रैकेट में लिखी है, इमोशन के लिए। हाँ, मैंने भी वो ध्यान दिया। जब परिवार और दोस्तों के तानों की बात आती है कि घर वाले बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये एक बहुत ही व्यक्तिगत चोट होती है। बाहरी दुनिया का ताना सहना आसान है, लेकिन जब रिजेक्शन अपनों से मिलता है तो वो सबसे ज्यादा चुभता है। ये तो सच है, अपनों की बात ज्यादा लगती है। वो जो 2 सेकंड का रुकाव है ना, वो एक आईने की तरह काम करता है। उस सन्नाटे में दर्शक के दिमाग में खुद के जीवन के ताने, खुद के संघर्ष और वो पल गूंजने लगते हैं जब किसी अपने ने उन पे शक किया था। अरे बाप रे! वो खामोशी दर्शक को कहानी सुनने वाले से हटाकर कहानी का मुख्य किरदार बना देती है। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जैसे संगीत में 2 नोट्स के बीच का खालीपन ही असल धुन तय करता है, यहाँ वीडियो एडिटर उस खालीपन का उस सन्नाटे का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और इसी भारी सन्नाटे के ठीक बाद कहानी में वो टर्निंग पॉइंट आता है जिसका दर्शक इंतजार कर रहा होता है। हाँ, नायक का कमबैक। श्रुत कहता है, लेकिन उसने चुप रहना सीखा और काम करना शुरू कर दिया। और इसके साथ निर्देश दिया गया है, म्यूजिक थोड़ा तेज। यहाँ से कहानी का कथारसिस शुरू होता है, यानी भावनाओं का रिलीज। मतलब वो जो टेंशन बिल्ड हुई थी, हाँ, पिछले हिस्से में जो तनाव सन्नाटे ने पैदा किया था, अब उसे एक दिशा मिल रही है। चुप रहकर काम करना एक तरह का स्प्रिंग है जिसे दबाया जा रहा है। और जैसे ही म्यूजिक थोड़ा तेज होता है, दर्शक के दिमाग को यह संकेत मिल जाता है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये मुझे किसी रेस कार के इंजन जैसा लगता है। कैसे? जैसे एक कार स्टार्ट होने से पहले एकदम शांत होती है और फिर अचानक पूरी रफ्तार पकड़ती है। ठीक वैसे ही यहाँ चुप रहने के बाद म्यूजिक तेज करने का निर्देश सफलता की गूंज को दर्शाता है। बहुत उम्दा तुलना है। फिर कहानी पलटती है। उसमें लिखा है, आज वही लड़का उन सबको नौकरी दे रहा है जो उसे बेकार कहते थे। और इसके साथ निर्देश है, पावरफुल म्यूजिक। हाँ, पावरफुल म्यूजिक। यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर बदला ही लेना था तो और भी कई तरीके हो सकते थे ना। मतलब वो लड़का सफल होकर एक शानदार गाड़ी खरीद सकता था, उन लोगों को इग्नोर कर सकता था या उन्हें सीधा जवाब दे सकता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी में नौकरी देना ही क्यों चुना गया? सफलता को दिखाने का ये खास पैमाना क्यों? क्योंकि समाज में नौकरी देना महज एक आर्थिक उपलब्धि नहीं है। ये पावर डायनामिक्स यानी सत्ता के समीकरण को पूरी तरह से पलट देने का सबसे बड़ा प्रतीक है। सत्ता का समीकरण मतलब जो लोग कल तक हावी थे अब वो नीचे आ गए। ठीक यही बात है। जिन लोगों ने उसे नालायक कहा, उन्होंने दरअसल उस पर अपना अधिकार या श्रेष्ठता जताने की कोशिश की थी। अगर नायक उनसे बहस करता तो वो उनके स्तर पर उतर आता। सही बात है। लेकिन नौकरी देकर उसने बहस ही खत्म कर दी। उसने सत्ता की पूरी चाबी अपने हाथ में ले ली। अरे वाह! जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे अपनी आजीविका के लिए उसी लड़के पर निर्भर हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वार है जिसमें एक भी शब्द गाली का नहीं है, लेकिन अपमान पूरी उम्र का है। उफ! और इस भारी बदलाव को महसूस कराने के लिए जो स्रोत में पावरफुल म्यूजिक डालने को कहा गया है, वो इस जीत के जश्न को एक शारीरिक अनुभव बना देता है। बिल्कुल। जब दिमाग किसी ऐसी स्टेटस रिवर्सल यानी सत्ता के पलटने की घटना को देखता है और कानों में एक शक्तिशाली गूंजता हुआ संगीत पड़ता है, तो दिमाग में डोपामाइन का भारी स्राव होता है। डोपामाइन हिट। हाँ, ये सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं है। ये पावरफुल म्यूजिक दर्शक के अंदर ये भ्रम पैदा करता है कि ये जीत उस लड़के की नहीं बल्कि खुद दर्शक की हो रही है। संगीत की तेज बीट्स हमारे दिल की धड़कन को तेज कर देती हैं और हम एक अजीब सी ऊर्जा से भर जाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि कैसे भारी आवाज से हुक पैदा किया जाता है, कैसे सन्नाटा भावनाओं को खींचता है और कैसे पावरफुल म्यूजिक डोपामाइन का हिट देता है। लेकिन डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकाना बहुत आसान है। दर्शक इस भावना को वीडियो खत्म होने के बाद भूल ना जाए, इसके लिए दिमाग की विजुअल मेमोरी को कैसे हैक किया जाता है, ये स्रोत का अगला हिस्सा हमें सिखाता है। और मेरी राय में ये हिस्सा इस पूरे ब्लूप्रिंट का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक, चलिए देखते हैं। कहानी का अंतिम संदेश है, याद रखना, लोग तब तक हंसते हैं जब तक आप जीत नहीं जाते, इसलिए चुप रहो और करके दिखाओ। और एडिटर के लिए जो आखिरी वीडियो टिप्स दिए गए हैं वे हैं, एंड में पावरफुल म्यूजिक और टेक्स्ट डालो
और टेक्स्ट स्क्रीन पर बड़े फॉन्ट में लिखो। हाँ, यहाँ मुझे एक बात अजीब लग रही है। जब भारी आवाज और म्यूजिक ने पहले ही इतना शानदार माहौल बना दिया है, तो स्क्रीन पर बड़े-बड़े शब्द लिखकर वीडियो को भद्दा क्यों बनाना? भद्दा। मतलब क्या आज के दर्शक इतने नासमझ हैं कि उन्हें सब कुछ स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखकर देना पड़े? क्या ये विजुअल टेक्स्ट वाकई इतना जरूरी है? ये कोई नासमझी नहीं है और ना ही ये वीडियो को भद्दा बनाता है। मनोविज्ञान में इसे ड्यूअल कोडिंग थ्योरी कहते हैं। ड्यूअल कोडिंग थ्योरी, ये क्या है? जब आप जानकारी को दो अलग-अलग रास्तों से दिमाग में भेजते हैं, यानी सुनकर जो कि ऑडियो है और देखकर जो विजुअल है, तो दिमाग उसे प्रोसेस करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यानी क्रिएटर चाहता है कि दिमाग के पास इस संदेश से बचने का कोई रास्ता ना बचे। सटीक। जब आप सिर्फ कोई बात सुनते हैं तो वो वर्बल मेमोरी में जाती है, जो समय के साथ धुंधली हो सकती है। लेकिन इंटरनेट पर जहां हर सेकंड एक नया वीडियो सामने आ रहा है, क्रिएटर चाहता है कि उसका संदेश दर्शक के अवचेतन में यानी सबकॉन्शियस में लॉक हो जाए। अच्छा, जब चुप रहो और करके दिखाओ स्क्रीन पर बड़े फॉन्ट में बोल्ड अक्षरों में आता है, तो वो एक सामान्य सलाह नहीं लगता। वो एक कमांड, एक आदेश की तरह लगने लगता है। बिल्कुल, एक ट्रैफिक सिग्नल या किसी चेतावनी के बोर्ड की तरह। बड़ा फॉन्ट हमारी आंखों के जरिए सीधा हमारे दिमाग के उस हिस्से पर वार करता है जो खतरों और आदेशों को याद रखता है। मतलब आप भले ही उस वीडियो को स्वाइप करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो बड़े अक्षरों वाला टेक्स्ट एक बिलबोर्ड की तरह आपके दिमाग में छप जाता है। एकदम सही। तो कानों में गूंजता पावरफुल म्यूजिक और आंखों के सामने स्क्रीन घिरता हुआ बड़ा टेक्स्ट, ये दोनों मिलकर एक ऐसा कॉग्निटिव लोड तैयार करते हैं जिसे दर्शक का दिमाग लंबे समय तक भूल नहीं पाता। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, तो ये पूरी प्रक्रिया किसी इंसान की भावनाओं को हैक करने के मैनुअल जैसी लगती है। ये इमोशनल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये शुरू होता है पहले 2 सेकंड में भारी आवाज के साथ नालायक बोलकर एक ऐसा हुक डालने से जो हमें हमारी सबसे गहरी असुरक्षाओं की याद दिला दे। हाँ, फिर अपनों के तानों के बाद ठीक 2 सेकंड का सन्नाटा, ताकि हम उस दर्द और रिजेक्शन को पूरी तरह अपने अंदर महसूस कर सकें। बिल्कुल। और फिर ज़िगार्निक इफेक्ट से पैदा हुए उस तनाव को पावरफुल म्यूजिक के जरिए एक जबरदस्त जीत और डोपामीन हिट में बदल देना। और अंत में डुअल कोडिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा एक विजुअल आदेश जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए एक टैटू की तरह छप जाता है। ये सब मिलकर एक नालायक को नायक बनाने का वो परफेक्ट फॉर्मूला तैयार करते हैं जो किसी भी इंसान को पल भर में भावुक कर सकता है। यह हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। अगली बार जब कोई स्क्रीन पर कुछ देखकर भावुक हो या किसी के अंदर अचानक कोई प्रेरणा जाग उठे, तो एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए कि क्या वो सच में अपनी मर्जी से महसूस कर रहे हैं या उन्हें वो महसूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। वाकई एक बहुत ही गहरी बात है ये। आज के बाद मैं जब भी इंटरनेट पर कोई ऐसा वीडियो देखूंगा, तो मुझे न सिर्फ वो 2 सेकंड का सन्नाटा सुनाई देगा, बल्कि उस बड़े फॉन्ट के पीछे छिपा कॉग्निटिव हैक भी साफ नजर आएगा। ये डीप डाइव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मीडिया का मनोविज्ञान कितना गहरा हो सकता है। एकदम सच है। अब इस पूरी कहानी का अंत बहुत ही मोटिवेशनल लगता है, जहां वो लड़का सफल हो जाता है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार है जो स्रोत के उस टर्निंग पॉइंट से जुड़ा है। कौन सा विचार? स्रोत कहता है कि जीतने के बाद वो लड़का उन सबको नौकरी दे रहा है जो उसे बेकार कहते थे। ऊपर से देखने पर यह बड़प्पन और माफी का एक बहुत ही महान उदाहरण लगता है। लगता तो है। मैं आपको नालायक कहा, आपने सफल होने के बाद उन्हें अपने अधीन नौकरी पर रख लिया। क्या ये वाकई में उन्हें माफ करना है? ये एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। या फिर ये चुप रहकर दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा और जिंदगी भर याद रहने वाला ताना है? हर महीने जब वो लोग उस लड़के के हाथ से अपनी सैलरी लेंगे, तो क्या उन्हें अपना कहा हुआ हर एक कड़वा शब्द याद नहीं आएगा? रोज याद आएगा। क्या हर रोज उस ऑफिस में कदम रखते ही उन्हें अपनी उस हार का एहसास नहीं होगा? शायद सबसे मीठा बदला वो नहीं है जिसमें शोर हो, बल्कि वो है जिसमें सामने वाले को रोज अपनी गलती का आईना देखना पड़े। ये काफी डार्क है, लेकिन सच हो सकता है। शायद ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्या ये वाकई एक आदर्श और सुखद अंत है, या फिर बदला लेने का एक ऐसा क्रूर तरीका जिससे समाज ने सफलता का नाम दे दिया है। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।